नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। कुछ ही घंटे बचे हैं, 10 घंटे का भी वक्त अब नहीं बचा है और यही है इंतजार की घड़ी, यही है कयामत की रात और यही है रात भारी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और इस रात के बाद जब सुबह आएगी और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा, उसके बाद राजस्थान की तस्वीर, तकदीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रेगिस्तान की जनता राज बदलेगी या फिर रिवाज, इसका फैसला हो जाएगा। आज की रात नेताओं के लिए किसी कयामत की रात से कम नहीं। उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। यह मतगणना से पहले की अंतिम रात बड़ी बेचैनी के साथ कटेगी और इसके बाद किसका सूर्य उदय होगा, आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी ये प्राइम डिबेट। पहले रिपोर्ट देखते हैं। राज या रिवाज, कल होगा साफ। कल किसका होगा भाग्योदय? कुछ घंटों का इंतजार, बेचैनी की रात, आखिर यही रात भारी। तो यही रात है भारी और कौन कल हल्का होगा, किसका बोझ बढ़ेगा। 4 मेहमानों का स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत आशीष जी आपका। प्रतिष्ठा यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी संजय जी बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी इसका रुख करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष जी और प्रतिष्ठा जी, आप दोनों से ही सवाल, चूंकि 5 साल में चुनाव एक बार होता है, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध प्रवक्ताओं को हमारे सवालों का सामना करना पड़ता है और ये सवाल और भी तीखे और बड़े हो जाते हैं जब चुनाव का वक्त आता है। वाकई आप दोनों के लिए सलाम है, क्योंकि आपने अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी के पक्ष को रखा है और कल भी रखेंगे, क्योंकि आज तो आप यही कहेंगे कि हमारी पार्टी जीतने वाली है। ये बताइए कि जरा बयां कीजिए, बीजेपी का पहले बयां कीजिए चतुर्वेदी साहब। कितना दुख, कितना दर्द, कितना इंतजार। आज रात तो कोई सोएगा नहीं प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है और अभी आपने जिक्र किया कि किसकी रात ये भारी, किस पर ये रात भारी होगी। आप देखिए जिस तरह से रविंद्र जी राजस्थान में कुशासन रहा है 5 साल का, उसका हिसाब जनता ने 25 तारीख को मतपेटी में डाल दिया है। जो कुराज राजस्थान में रहा है, जो महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, जो बेलगाम भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, जिस तरह से दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, जिस तरह से विकास के खोखले दावे किए गए हैं और जिस तरह से आपने 4.5 साल तक कुंभकर्ण निद्रा में सोते रहे, उसके पश्चात आपको राहत कैंप की याद आई। जनता एक एक चीज का इनसे हिसाब लेगी, इसलिए रात इन पर भारी पड़ेगी, हमारे पर नहीं पड़ेगी। हमें जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, रविंद्र जी, राजस्थान का एक प्रमुख ट्विटर हैंडल है राजस्थानी ट्वीट, उसने जनता से सवाल पूछे हैं। आप देखिए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी रात भारी होने वाली है। उन्होंने जो जनता से सवाल किया है रविंद्र जी, उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस के लिए पूछा है कि कांग्रेस की जो रेंज पूछी है, उन्होंने कहा 50 से 60 आएगी, 60 से 70 आएगी, 70 से 80 आएगी, 80 से 90 आएगी। 4 ऑप्शन उन्होंने कांग्रेस के लिए दिए हैं। और भारतीय एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने जो जनता से पूछा है। लेकिन अभी ट्वीट और एग्जिट पोल को छोड़ने पर 10 घंटे बचे हैं। बताइए प्रतिष्ठा जी, बीजेपी तो हल्की महसूस कर रही है अपने आप को, आज कोई भार, कोई वजन नहीं है। होगा उसके साथ ही शुरुआत हो जाएगी कि कितना बाहर था और कितना नहीं था। ये जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया है, सिर्फ उसकी मतगणना होना बाकी है। तो निश्चित रूप से ये चीजें कल सामने सबके आ जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि कल का चुनाव, कल का जो परिणाम आएगा वो बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा सबके लिए। एग्जिट पोल के भी सारे जो वादे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। सारे सर्वे, एक जनता का जो सर्वे जब होगा, जब उसका परिणाम आएगा, तो वो अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाला रहेगा, जिससे सब चौंक जाएंगे। ये मेरे को पूरा अनुमान है। और लेकिन एक बात बताइए कि चुनावों से पहले 156 प्लस से जो सिलसिला शुरू हुआ,
वो घटते 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 धीरे धीरे आज हम सुन रहे थे खासियाबाद साहब को कह रहे हैं कि 100+ सीटें आ रही हैं। ये मतलब क्या हो गया? कांग्रेस कल, आज एक रात ही बाकी है, कल क्लियर हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार बना रही है। नहीं, और वो भी मैं वही तो कह रहा हूं, ये मतलब ये क्या है, 156 से धीरे धीरे करके 100 तक आ गए। देखिए आप कि लोकतंत्र के अंदर बहुमत बहुत बड़ी चीज होती है, और जिसको मिलता है वही, वो कहते हैं ना, जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। चाहे वो जीत 1 वोट की हो, चाहे वो कितनी हो। ये तो जनता कल डिसीजन, जनता का जो डिसीजन 25 तारीख को जनता ने लिया है राजस्थान की ने, और वो चीज हमें हमारे सामने कल आनी है। अभी सिर्फ हम कयास लगा रहे हैं कि ये होगा वो होगा। देखिए, सोचने का अधिकार सबको है, बीजेपी को भी खुश होने का अधिकार है, वो हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं, आप तो कयास नहीं लगा रही है ना, आप तो विश्वास जता रही है ना कि कांग्रेस की सरकार, या आप भी कयास लगा रही है? जनता नहीं, कयास नहीं लगा रहे, हमें पूरा भरोसा है जनता के ऊपर। जिस तरह से हमने काम किया, उस काम को जनता जरूर अपना समर्थन जनता ने दिया है, और उसका सिर्फ परिणाम कल आना। मैं तो ये कह रही हूं, संजय सरकार रुक करूं, लेकिन चूंकि अभी हमने आज रिपोर्ट भी दिखाई कि खूब सारे लड्डुओं के ऑर्डर हो रहे हैं। जरा अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो आशीष जी को एक सलाह दे दीजिए, बीजेपी की तरफ से जो लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है, जो पटाखे आ चुके हैं, उसका वो क्या करें? सलाह देंगे आप उनको? देखिए, हाँ ये मतलब देश के अंदर विकास को पहचान मिलेगी तो बीजेपी को भी पटाखे फोड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में। कांग्रेस के लिए क्यों फोड़ेंगे पटाखे? मैं वो देश की उन्नति के लिए फोड़ेंगे, राजस्थान के भविष्य की तरक्की के लिए, आम किसान के लिए, आम युवा के लिए, और जो राजस्थान सरकार ने जो काम करके 5 साल के अंदर राजस्थान में एक नई परंपरा की है। एक चीज बताइए, अगर कांग्रेस के काम नहीं आए वो पटाखे और लड्डू, अगर कांग्रेस के काम वो पटाखे और लड्डू नहीं आए तो ऐसा तो नहीं होगा कि ऑर्डर बीच में रोक देंगे, पेमेंट उनके बीच में रोक देंगे? देखिए कुछ विधायक तो इनके भी जीतेंगे, कोई ये तो है नहीं विपक्ष खत्म होने जा रहा है। हम तो ये धारणा भी नहीं रखते, सोच भी नहीं है हमारी ऐसी कि विपक्ष खत्म हो, जो जीतेंगे वो फोड़ लेंगे, इसमें कहां दिक्कत है? आशीष जी, बड़ा भरोसा है, बहुत भरौसा है प्रतिष्ठा जी को कांग्रेस की जीत का। और एक मिनट रविंद्र जी मेरी बात को वाइंड अप होने, चलिए प्लीज बोलिए जी, 1 मिनट बोलिए। जी मैं कह रही हूँ कि हमने 5 साल तक जनता को जो मिठाई खिलाई है काम के माध्यम से, कल जनता उसका रिटर्न गिफ्ट देने वाली है, वो पूरा देश देखेगा, केवल राजस्थान। आप तो आशीष जी कल दिवाली मनाने की बात कर रहे थे, कल दूसरी दिवाली मनाएंगी बीजेपी। प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि जनता को 5 साल हमने मिठाइयां खिलाई हैं। देखिए रविंद्र जी, हमें कांग्रेस के जो विश्वास है उसकी दाद देनी चाहिए। जिस तरह से आपने इनसे प्रश्न किया कि आपने 156 से स्टार्ट किया, हाँ। और घटते घटते अब आप स्थिति पे आ गए हैं कि अब आपके प्रदेश अध्यक्ष को ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि हमको निर्दलीयों का भी समर्थन मिलेगा जो हमारे जीत के आ रहे हैं। नहीं, मेरी आवाज आ रही है, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम दे रहे हैं मैम, आपकी आवाज पहुंचा आपको आवाज आ रही है, कर रहे हैं इसको कनेक्शन को ठीक। जी बोलिए आप। देखिए, जिस सरकार को विज्ञापन देना पड़े रविंद्र जी कि हमारी लहर है, वो लहर कहाँ थी? वो ना दिख रही, ना इनकी रैलियों में दिख रही थी, ना इनके उम्मीदवारों के समर्थन में दिख रही थी। मतलब पूरे साल आपने केवल विज्ञापन की सरकार चलाई है, और विज्ञापन से ही सरकार का अंत होने वाला है। आप देखिए, कहीं कोई मतलब कोई आत्मविश्वास की कोई नहीं, केवल महज 16 घंटे शेष रह गए हैं। 16 घंटे बाद राजस्थान की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, और मैं चाहूंगा कि कल प्रतिष्ठा जी आए और हम इनको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जो कुशासन रहा है उससे जब 8 करोड़ जनता को मुक्ति मिलेगी जी, और जब राजस्थान में एक नया जो है राज आएगा, जो युवाओं के लिए एक सुनहरे भविष्य की गारंटी होगा, जो किसानों के लिए जो जिनको धोखा मिला है उनको एक संबल प्रदान करेगा। कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बिल्कुल सही। जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, उनको सुरक्षा की जो गारंटी दी जाएगी, तो आप मान के चलिए 4 दिसंबर की जो सुबह होगी वो राजस्थान में एक नई सुबह होगी, और इस कुराज का अंत होगा। संजय जी का मैं रुख करता हूं, आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले संजय जी का रुख। संजय जी देखिए, मेरे चारों तरफ जो अलग अलग डेटाज आ रहे हैं, ये कल सुबह हट जाएंगे, रुझान आएंगे और सबको इंतजार उसी का होगा। ये जो अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल हैं 2019 में, 2018 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें क्या फिर नतीजे रहे थे, सब हट जाएगा। नई तस्वीर पूरे मेरे इर्द गिर्द, हमारे बाकी जो साथी होंगे, रिपोर्टर्स होंगे, संवाददाता होंगे, इसके इर्द गिर्द हो जाएगी। आप ये बताएं कि कल का दिन, कल का घटनाक्रम, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्यालयों में एलईडी स्क्रीन्स लगा ली गई हैं, जैसे T20 का और वनडे का मुकाबला होने जा रहा है। और
क्या लगता है आपको, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ कहां बढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ ये वनडे की बजाय 5 साल है तो इसे टेस्ट मैच की तरह समझिए जी। आप मज़ा तो इस बात में आता है कि मुकाबला बहुत बहुत फोटो फिनिश हो। मुझे लगता है चुनाव इस तरफ बढ़ा है कि काफ़ी मजबूती से दोनों पक्षों ने चुनाव लड़ा है और लोगों को बहुत सारी जानकारी और बहुत सार्थक बहस हुई है, तो इस तरह से तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं एक अलग ही ट्रेंड पढ़ रहा हूँ जिसके बारे में पता नहीं कहीं चर्चा हो रही है नहीं हो रही है। देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों गवर्नर से मिले हैं। इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ 2-3 संकेत हैं। एक संकेत तो ये कि दोनों लोग इस बात का हिसाब लगा के बैठे हैं कि हो सकता है हम कंप्लीट प्योर मेजॉरिटी नहीं आती है तो क्या सिचुएशंस बनेंगी। फिर दूसरी बात यह है कि वसुंधरा राजे, क्योंकि ऑफिशियली तो बीजेपी ने कोई अनाउंस नहीं किया कि वो उनके लीडर हैं, लेकिन वो लीडर की तरह एक्ट कर रही हैं, तो क्या उनको कोई संकेत दिया गया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो प्लीज़ टेक चार्ज, है ना? या वो इंडिपेंडेंट गई हैं वहाँ पे ये सब एक्सप्लोर करने की क्या स्थितियां बन सकती हैं। और संजय जी, इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया, बहुत अच्छा पॉइंट लिया। लेकिन आज बाबा बालकनाथ ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आकर चंद्रशेखर जी से मुलाकात की है, आपको फिर वो भी देखना होगा हमको। जी नहीं, गवर्नर से मिलना बिल्कुल अलग बात होती है और बाबा बालकनाथ के मिलने की अलग बात होती है। वो तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी आती है तो बीजेपी की इच्छा है वो किसको बनाना चाहती है। लेकिन जो मुझे लगता है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन तुरंत आने वाला है, तो आप वसुंधरा जी को रैंकिंग से बाहर नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई ना कोई संकेत दिया गया है कि ये सिचुएशन जो बन रही है आप तैयार रहिए, आपको आगे लीडरशिप के लिए आना पड़ सकता है। एक संभावना ये है। दूसरी संभावना वो जिस तरह की बोल्ड है, हालांकि इस बार वो चुप रही, वो उनकी ये कि वो इंडिपेंडेंटली ये तलाश कर रही हैं कि मैं अगर सारी सिचुएशन बनती है तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे, उन ऑप्शंस को तलाश रही हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट घटना है चुनाव से पहले, रिजल्ट आने से पहले, जो लीडरशिप्स की हमें जो संकेत मिल रहे हैं उनके अंदर क्या छटपटाहट है, वो ये मीटिंग है, जो मीटिंग सब कुछ बता रही है। बाकी तो रिजल्ट कुछ भी। और देख, आज एक CSDS की रिपोर्ट भी आई है जो ज़्यादा प्रामाणिक होती है, 40-43% जो एग्जिट पोल की तरह जी। तो उसमें जो पोलिंग परसेंटेज है वो बीजेपी की हाई है। लेकिन आप ये मत मानिए कि पोलिंग परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट करने में खुद CSDS ऐसा मानती है कि कोई बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं होता उसको कन्वर्ट करने के लिए। मेरी उन लोगों से बात होती रहती है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी जिन सीटों पे जीते उन पे बहुत जोर से जीत जाए। जैसे अर्बन एरियाज़ की पहली बात तो ये कि बीजेपी की मजबूत अर्बन एरियाज़ हैं और वो उन पे उनको अच्छी वोट मिलती है और वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जैसे जोधपुर ऑलमोस्ट 4 लाख टच कर रही है, तो वो वोट ज्यादा मिलने से पता नहीं लगता कि नीचे 40% कांग्रेस को, तो मेरी समझ में 43% बीजेपी को। आप मजा लीजिए आखिरी मिनट तक, जैसे T20 का या मैच में लेते हैं, ये कमाल का चुनाव हो रहा है जिसका आप एक एक पल मजा ले सकते हैं। मतलब मुकाबला तो टेस्ट मैच का है, लेकिन जो आनंद और मजा जो आने वाला है वो T20 का, और कहीं कहीं तो T10 का भी मुकाबले का मजा देखने को मिल सकता है जो अभी प्रचलित नहीं है। आशीष जी, ये जिक्र किया अभी संजय जी ने कि राज्यपाल से मुलाकात की वसुंधरा राजे सिंधिया ने, थोड़ा बताएं, समझाएं सर। ये पार्टी ने ही कहा होगा उनको कि जाइए मुलाकात कीजिए, सौजन्य मुलाकात, भेंट तो ही नहीं होगी, हालचाल जानने तो गई नहीं होंगी, थोड़ा बता दीजिए। देखिए रविंद्र जी, वसुंधरा जी राजस्थान में जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और निश्चित रूप से वो अगर राज्यपाल से मिलने गई हैं तो इसमें कुछ मतलब ज़्यादा निहितार्थ इसके निकालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री भी मिले हैं, वो भी मिली हैं, और पूरी तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार में बहुत अच्छे से कमान संभाली है। वो 45 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में गई हैं प्रचार करने। अच्छा। निश्चित रूप से राजस्थान की लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सवाल है, राजस्थान के सभी लीडर और केंद्र के सभी लीडर्स ने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत मिलेगा उसके बाद जो हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस बारे में तय करेगा उसको राजस्थान के सभी लोग स्वीकार करेंगे। करूंगा उसका सवाल को तो बाद में पूछूंगा। प्रतिष्ठा जी, आशीष जी तो नहीं क्लियर कर रहे कि किस वजह से राज्यपाल जी से मुलाकात की, ठीक है, आप थोड़ा बताना चाहेंगी जब मुख्यमंत्री गए तो क्या बातचीत हुई राज्यपाल जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी 5 साल में बहुत बार राज्यपाल जी से मिले हैं और निश्चित रूप से एक शिष्टाचार भेंट थी।
अब ये तो राजनीति के अंदर लोग किसी भी पार्टी से हो, लेकिन एक दूसरे से मिलना जुलना ये तो एक सदाचार भेंट भी होती है। और मैं लेकिन वो मैंने जोड़ा नहीं आपसे सवाल करते हुए कि सदाचार और सौजन्य मुलाकात भेंट अगर आप बोलेंगी तो विश्वास नहीं होगा, ये बात पचेगी नहीं। आशुतोष जी का रुख करता हूं मैं। आशुतोष जी, ये बताइए कि इस बार राजस्थान के चुनाव के नतीजे आने से पहले जो बैठकों का दौर चल रहा है, जो मेल मुलाकात का दौर चल रहा है, कल भी मुख्यमंत्री की तरफ से सीपी जोशी के साथ मुलाकात हुई, तमाम प्रत्याशियों को बुलाया, उनसे बात हुई, और अभी भी रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। उधर दिल्ली में बाबा बालकनाथ ने मुलाकात वहां पर आकर की, और एक एक करके हमने देखा कि बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता भी मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अपनी आस्था के मुताबिक आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ चीजें जो हैं नतीजे आने के बाद जो होनी चाहिए थी या हुआ करती थी, वो नतीजे आने से पहले दिखाई दे रही हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप आशुतोष जी? देखिए रविंद्र जी, बिल्कुल इस बार मुकाबला जो राजस्थान में था वो बहुत नेक टू नेक फाइट थी। हालांकि आपने ये गौर किया होगा कि 25 को जब वोटिंग हुई तो 26 को दोनों दलों की तरफ से एक बड़ी अजीब सी खामोशी हमको राजस्थान में देखने के लिए मिली। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए हैं उसके तुरंत बाद से दोनों बड़े राजनीतिक दल एक्टिव हैं, लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, और चर्चाएं तो यहां तक है कि कुछ रिसोर्ट भी बुक किए गए हैं, कुछ हेलीकॉप्टर भी बुक किए गए हैं, जिनके बिल भी लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इस तरह की बुकिंग भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर इस बार के जो परिणाम आने वाले हैं उनके लिए दोनों राजनीतिक दल तमाम तरह की व्यवस्थाएं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर रविंद्र जी, आवाज आशुतोष जी की आवाज नहीं। आशुतोष जी ठीक है, आशुतोष जी के पास आशुतोष जी की आवाज मेरे तक पहुंच रही है, बाकी की किसी की भी नहीं आई है। कुछ कनेक्शन का है मामला? नहीं मैडम, ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आज मैं आपकी और आशुतोष जी की दो ही आवाज सुनी है, बाकी तो मैं बैठी आराम से, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। मैंने 2-3 बार जनता की आवाज आप तक पहुंची है। जनता की आवाज अगर आपने सुनी है तो फिर कल आपको बहुमत मिलने जा रहा है। ये मान के चलिए कि जनता की आवाज भी बहुत जरूरी होती है, ये हम मानकर चलते हैं। आशीष जी, अब ये बताइए जरा, सवाल वही है कि बीजेपी को अगर बहुमत मिलने जा रहा है तो अब मैं ये सवाल आपसे करने जा रहा हूं कि ये तो तय आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, लेकिन विधायकों की कोई चॉइस नहीं पूछी जाएगी क्या कि वो किसको चाहते हैं अपना नेता? देखिए रविंद्र जी, जहां तक आपने बोला है कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा, तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी, अगर आप मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके दावे के हिसाब से बोल रहा हूं। जैसा अभी नहीं बिल्कुल, जैसा संजय जी ने भी जिक्र किया कि CSDS ने जो 43% और 40% बताया है, राजस्थान में आधे % से पिछली बार हमको कांग्रेस से लगभग 27 सीटें कम मिली थी, और ये अगर 3% का मार्जिन है तो आप मान के चलिए हम कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे रहने वाले हैं, और कांग्रेस बहुत कुछ ही सीटों पर सिमटने वाली है अगर ये आंकड़ों में बदलते हैं तो। जहाँ तक आपने पूछा है, आप देखिए कि विधायकों की राय से हमारा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नेतृत्व की कमान किसको सौंपती है। इसको लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो अपने मुख्यमंत्री है, जिसकी योजनाएं गिना रही है, उसके बारे में घोषणा नहीं कर पा रही है कि हमारा मुख्यमंत्री ये बनेगा। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको प्रतिष्ठा जी से पूछना चाहिए। भाई, आप 5 साल जनता के बीच में गए, आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई है कहने की कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। आप सब्र रखिए, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन आप उनके सवाल को उठाकर मेरे सवाल जो आपसे पूछा गया उसके जवाब से नहीं बच सकते। नहीं, बिल्कुल क्लियर। देखिए रविंद्र जी, बहुत एकदम स्थिति एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी तय करेगा, राजस्थान के सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। कोई ऐसी आवाज नहीं है जो असंतोष की आवाज है, जो लड़ाई झगड़े की आवाज कांग्रेस से आई। मुझे आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में कहां सुनी गई? इनके नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं देखा ही नहीं आपने। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है। तो ये आपको काट साफ करने की जरूरत पड़ेगी। इतनी आवाज आई है भारतीय जनता पार्टी में, आप नहीं सुन पा रहे तो कल जनता की आवाज को सुन लीजिए, वो जनता जवाब देगी इस चीज का। हाँ, वो आशीष जी, दरअसल मैं कोट करता हूं, 32 बागी नाराज वो बीजेपी के थे जो टिकट ना मिलने पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए मैदान में।
कांग्रेस के तो 22 ही थे। देखिए रविंद्र जी मैं बागियों की चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप बागियों पे चर्चा करेंगे तो मैं उसको उत्तर देता हूं। एकजुटता की बात की ना। देखिए रविंद्र जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। नहीं रविंद्र जी मैं बात का जवाब देता हूं। रविंद्र जी ये फैक्ट है, ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप मुझे बताइए, पिछली बार 13 निर्दलीय जीत के आए थे, जो 13 निर्दलीय जीत के आए थे उसमें से 10 कांग्रेस से एफिलिएटेड थे, 2 भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएटेड थे। तो ये फैक्ट है, जिसकी सरकार बनती है वहां बागी ज्यादा होते हैं, ये फैक्ट है। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। प्रतिष्ठा जी मुस्कुरा भी रही हैं और हम जवाब भी आपसे यही लेंगे जो यहां उठाया सवाल को आशीष जी ने, कि अगर इतने बेहतर काम किए तो फिर ये क्यों कांग्रेस की तरफ से कहा गया और अभी भी कहा जा रहा है कि जो आला कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगर कांग्रेस जीतती है तो, और ये तय होगा विधायकों की राय पर। तो ये क्यों नहीं कहा गया कि हाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आगे भी मुख्यमंत्री होंगे अगर जीतती है कांग्रेस? देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम तो लोकतांत्रिक तरीके से ही सब काम करते हैं, इसलिए विधायकों की राय से तय होगा। लेकिन हमने ये साफ किया कि भाई हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो हमारे सीएम है और उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत सुखद रहेंगे और काम किया है इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं। दूसरी बात देखिए, ये परंपरा पहली बार इस तरह की जब टिकट मिलते हैं, हम मानते हैं कोई भी पार्टी सबको सेटिस्फाई नहीं करती, वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन जिस तरह से मतलब एक मुखर होके एक प्रत्याशियों का विरोध जो बीजेपी ने शुरू करवा दिया, इस तरह का विरोध पहले शायद नहीं होता था, हल्का फुल्का विरोध होता था। तो यहाँ तो काले शीशे दिखाए, गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए, इस तरह की जो घटनाएं हुई ये एक अपने आप में बताते कि लोग कितने असंतोष है। ये अलग बात है कि आप अपने लोगों की आवाज ना सुने, आप अपने वैसे तो पन्ना प्रमुख तक की बात करते हैं, लेकिन जब बात करने की आई तो किसी की कुछ नहीं सुनी गई, किसी से रायशुमारी तक नहीं की गई। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, हमने तो कांग्रेस ने कितनी रायशुमारी की? सारे तो टिकट रिपीट कर दिए 4-6 को छोड़कर, आपने कितनी रायशुमारी कर ली? क्या हमने जनता से पूछकर काम किया कि आपको क्या चाहिए, वही काम किया हमने। ये नहीं कि हमें चाहिए या हमने किसी नहीं, बात प्रत्याशी उम्मीदवार बनाने की है जी। उम्मीदवार बनाने में हमारे तो बहुत सारे सर्वे भी हुए, सारी चीजें हुई। देखिए कुछ सीटों पे वो सबको ही करना पड़ता है, वो अलग चीजें होती है, बाकी हमारे हर उससे राय पूछी गई। लेकिन बीजेपी में इस तरह की कोई रायशुमारी की कोई बैठ के कहीं पर भी मेरे ख्याल से नहीं हुई। इस बार आम कार्यकर्ता इस चीज को बोल रहा था साफ तौर पर कि इस बार तो हमारी पार्टी में आशुतोष जी, मैं इसी में आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस के संगठन की तरफ से इस बार चुनाव में क्या कुछ कमजोरी, क्या कुछ खामी नजर आई? अच्छाइयों की बात हर कोई करता है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस का एक तरफ से यह है संगठन है और दूसरी तरफ से बीजेपी का है, आप एक तटस्थ और निष्पक्ष नजरिए से अपनी बात को रखेंगे, उसी हिसाब से हम जानना चाहते हैं। देखिए रविंद्र जी, इस बार आप दोनों राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, राजस्थान में इलेक्शन कैंपेनिंग जो आप देखेंगे तो कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन को एक एजेंसी के द्वारा रन किया गया। सिर्फ उसमें कार्यकर्ता और जिन विधायकों को टिकट दी गई उनको इन्वॉल्व कुछ हद तक किया गया, लेकिन पूरा कैंपेन एक तरीके से उस एजेंसी के हाथ में रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना लचर इलेक्शन कैंपेन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं पिछले लगभग 25-30 साल से लगातार कई राज्यों के चुनावों को देख चुका हूं, लेकिन पहली बार इतना लचर इलेक्शन कैंपेन जिसमें डिजाइनिंग से लेकर के मैसेजिंग तक पर इतना बड़ा गैप मुझे देखने के लिए मिला। और अगर कल भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भी मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो भी वो जनता के विश्वास की वजह से जीतेगी, लेकिन पार्टी इससे कई गुना अच्छा कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जिस तरह से इलेक्शन को एक एजेंसी के हवाले किया, शायद एक लंबे समय के बाद हमको लगा कि कांग्रेस चुनाव को चुनाव के तरीके से मजबूती से लड़ रही है और शायद उसके परिणाम कल हमको देखने के लिए भी मिलेंगे। रविंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो रहा है और ब्रेक के बाद संजय सर मैं लौटूंगा तो आपसे एक रोचक सवाल जानूंगा, और वो ये कि जो जीत कर आएंगे उम्मीदवार वो इस जीत का श्रेय खुद को देंगे या पार्टी को देंगे, अपने नेता को देंगे, और जो हारेगा उसका ठीकरा किस पर फोड़ने जा रहा है? सर ये सवाल पूछूंगा आपसे, दर्शकों को बता दें यही सवाल होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। महासंग्राम 2023, 10 घंटे से भी कम का वक्त बचा है।
बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नाम से तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब मतगणना की शुरुआत होगी, और 10 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब न्यूज 18 राजस्थान के जरिए कल के खास दिन की खास तैयारी के साथ हम आपके सामने जुड़ेंगे, हम आपके साथ आएंगे। लेकिन तमाम प्रत्याशियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये जो आज की रात है, ये रात बहुत भारी है। 4 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं आकर सवाल करूंगा संजय शर्मा जी से। तो संजय जी, ये बताइए कि अगर हारता है कोई उम्मीदवार तो ठीकरा फोड़ना भी एक दूसरे पर शुरू हो जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो जीतने का श्रेय तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को देने की कोशिश होगी। हारने की बात अभी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन वो अगर होती है, अगर इनकेस कोई बहुत क्लोज मार्जिन में पीछे रहती है थोड़ी बहुत, तो उस हालत में वो निश्चित तौर पे कहेंगे कि जो गहलोत साहब की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स ने लोगों को ठगा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है, ठगा शब्द जैसी बातें आएंगी। और अगर कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस में बड़े सारे पेच हैं। कांग्रेस में एक तो पेच ये है कि अगर हारते हैं तो जीत की जिम्मेदारी तो केंद्रीय नेतृत्व की देने की कोशिश मुख्यमंत्री से लेकर सभी कोशिश करेंगे जीत की, क्योंकि इसी से ही उनका अपना रास्ता निकालेंगे। हार के समय मुझे लगता है फिर से जो गहलोत साहब और पायलट साहब का जो तनाव है वो उभर के आ सकता है सामने। ये स्थिति मुझे बनने की संभावनाएं लगती हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हार के और विश्लेषण की ज़्यादा चर्चा करके वो ये खोजने की कोशिश करें कि इसका कारण क्या है, क्योंकि फिर उस हालत में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की होगी किसने कौन सी सीट पे टिकट दिलाए और उनको जिताने की कोशिश की या नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बात पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा आने वाली नहीं है, सिर्फ इसके कि आप गहलोत साहब प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी जीत की दे दें, उनके सिर पे ताज पहना दें। हार की स्थिति में वो जो मैं आपसे कह रहा था कि धोखेबाजी की योजनाएं तरह की बातें उठाई जा सकती हैं। बिल्कुल। मैं सीधा अब आशीष जी का रुख करूंगा। आशीष जी, आज एक एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी ने की थी प्रताप सिंह खाचरियावास जी से। जैसा हर कांग्रेस के नेता की तरफ से और उम्मीदवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। सवाल यह था कि अगर कहीं थोड़ा इधर उधर हो गया तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी सक्षम हैं, वो जानते हैं कि क्या करना है। मैं बीजेपी के लिहाज से आपसे समझना चाहूंगा कि अगर बराबरी पर मुकाबला छूटता है तो, या फिर कहीं थोड़ी 1-2 सीट आपकी कम हो जाती हैं, दोनों ही पार्टियां बहुमत से दूर होती हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? प्लान बी क्या है बीजेपी के पास? इसमें एक चीज और जोड़ दूं, क्योंकि गोवा का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं जब कांग्रेस से 4-5 सीटें बीजेपी की कम थी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी सोचते रह गए, कांग्रेस सोचती रही और बीजेपी ने सरकार भी बना ली। देखिए रविंद्र जी, हर स्टेट की अपनी अपनी एक अलग अलग परिस्थितियां होती है और हर पार्टी का अपना एक आकलन होता है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट प्लान है, और वो प्लान ये है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हमने जो फीडबैक जनता से लिया है, हमने जो फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया है, हमने जो जनता में सर्वे कराया है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। इसलिए मैं अभी आज आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। आप निश्चित रूप से मैं आपका हाइपोथेटिकल जवाब मान लूं, 11 बजे जो आपकी और आप मेरा हाइपोथेटिकल सवाल ना लो। आपके नहीं, आप 11 बजे की हेडलाइन तय कर लीजिए आपकी कि कांग्रेस मुख्यालय में हुआ सन्नाटा, भारतीय जनता पार्टी में जश्न चालू हो गया। ये आप मान के चलिए। हम भी तो लोगों से बात करते हैं ना, आप इतने सालों से हम लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कोई इफ एंड बट का गुंजाइश ही नहीं है। आप मान के चलिए। अभी जो आप कह रहे हैं ना, कल आप यही डिस्कशन करेंगे, आपका जो प्राइम टाइम होगा उसमें ये डिस्कशन करेंगे कि हार के क्या क्या कारण रहे, क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरी राजस्थान से साफ हो गई। ये सब आपको कल डिबेट में हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमारे कहीं प्रतिष्ठा जी देखिए हमारा कितना सहयोग कर रहे हैं आशीष जी। रविंद्र जी लेट मी कंप्लीट। रविंद्र जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रविंद्र जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे,
फिर आप कह रहे हैं कि साहब हमारे अशोक गहलोत जी निर्दलियों को साधने में माहिर हैं। अरे भाई, सारे राजस्थान की जनता ने देखा है जिस तरह से आपने बसपा का जो है विलय किया, जिस तरह से आपने पैसे के दम पर, जिस तरह से लाल डायरी में जिक्र हो रहा है कि किस तरह से आपने सरकार बचाई, जिस तरह से राजस्थान ने 5 साल में देखा कि आपकी सरकार होटलों में बंद रही, कभी जैसलमेर रही, कभी उदयपुर रही, कभी यहाँ पे जयपुर में रही, तो वो सारे दृश्य देखें तो ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत जी को इस मामले में महारत हासिल है कि किस तरह से तोड़फोड़ की जाए। लेकिन इस बार जो जनता का जनादेश होगा वो एकदम स्पष्ट जनादेश होगा, इसमें तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश रहने वाली नहीं है। जी प्रतिष्ठा जी, देखिए कितना हमारा ख्याल रख रहे हैं आशीष जी। 11 बजे की कल हेडलाइन क्या होगी वो बता रहे हैं, कल रात को डिबेट का टॉपिक क्या होगा वो बता रहे हैं। थोड़ा आप भी इसमें अगर सुधार करना चाहें हेडलाइन में और कल डिबेट के टॉपिक में तो कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं करना चाह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसीलिए तो हम कहते हैं कि बीजेपी तय करती है कि मीडिया क्या बोलेगा। अब इन्होंने प्रूव कर दिया सबके सामने कि मीडिया क्या बोलेगा, वो ये तय करना चाहते हैं। नहीं प्रतिष्ठा जी, मैडम गलत इंटरप्रेट कर रही हैं आप। मीडिया वो करता है जो चलता है ना, गलत, आप मुझे गलत। प्रतिष्ठा जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा बताइए कल की हेडलाइन क्या रहेगी, आप बताइए। मतलब कांग्रेस जीत रही है तो फिर क्या हेडलाइन रहेगी? राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत के साथ में बन रही है, और ये निश्चित रूप से ये एक तकलीफ जाहिर कर रहे थे बीजेपी का सुपड़ा साहब, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी लाइन आगे। अब मैं तो मौका दे रहा हूं, आप बोली नहीं तो इसमें मैं कहां से आ जाऊं आपके साथ में? क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आशीष जी ने कहा था कि कांग्रेस के कार्यालय में सन्नाटा पसरा, ये 11 बजे लाएंगे, और बीजेपी के मुख्यालय में जोश देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिला है। और आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, आपने बीजेपी का जिक्र नहीं किया। मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा था कि आप कह देती कम से कम कि हाँ भाई बीजेपी का सुपड़ा साहब। आप हम पर तो इल्जाम लगा रही है, आशीष जी पर भी यहां पर तोहमत लगा रही है। बहरहाल प्लान बी क्या है फिर भी? प्लान बी मैम, प्लान बी मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जिक्र जब प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने किया, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि अगर थोड़ा इधर उधर कांटे का मुकाबला रहा, बराबरी पर मुकाबला छूटा, तो फिर असली खेल शुरू होगा। और उस खेल का महारथी कौन है वो जिक्र यहां पर आशीष जी ने किया, और उन्होंने जिक्र किया जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा। बिल्कुल आशीष जी ने जिक्र किया। मैं वही तो कह रही हूँ कि इनकी तकलीफ यही है कि हर जगह इन्हें चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सफल हुए, लेकिन राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ी। जो दर्द आज तक इनके सीने में अब तो गई मैडम, चला लिया आपने 5 साल सरकार, लेकिन मुझे बताया ना कि अगर बराबरी पर मुकाबला छूटता है तो फिर कैसे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी बंदोबस्त कर लेगी बाकी निर्दलियों का, या फिर कांग्रेस इसमें आगे बढ़ जाएगी? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अगर जरूरत पड़ गई तो कल आप जनता का जवाब, लोकतंत्र के अंदर जनता का जो फैसला होता है वो सबके लिए सर्वमान्य होता है, और निश्चित रूप से जो जनता ने फैसला लेना था वो ले लिया। प्रतिष्ठा जी, आपका प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, आपका कैबिनेट मंत्री बोल रहा है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, आप, मैं तो मेरी बात रख रही हूँ। कैबिनेट मंत्री जी ने आप बोल दिया, उन्होंने अपनी बात, और उनकी बात को मैं कोट नहीं कर रही। वो अपने आप अपनी बात रखने में सक्षम है। उनसे कोई क्वेश्चन है तो वो वही जवाब देंगे, लेकिन मैं मेरी बात रख रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से जनता के पूरे साथ, समर्थन और विश्वास के साथ में बनने जा रही है। और ये कल आप के सामने, पूरे देश के सामने ये हो जाएगा कि जनता ने किसको चुना, छलावे को या काम को। ये कल फाइनल हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको ये बता रही हूँ कि वास्तविकता है, ये धरातल की आवाज यही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस से बनने जा रही है। प्रतिष्ठा जी बोल दीजिए, अब तो खुलकर कम से कम बता दीजिए ना कि क्या किया जाएगा। खैर अब नहीं बताना चाह रही तो फिर मैं अब आपसे क्या पूछूं, अगला सवाल और करूंगा। लेकिन आशुतोष जी के पास आता हूं। आशुतोष जी, ऑन अ लाइटर नोट, ये कई लोगों की तरफ से कहा जाता है, आप जैसे ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी की तरफ से, मतलब आप जैसे ही लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जहां पर बहुमत आ रहा है बीजेपी को तो बीजेपी सरकार बना रही है, और जहां पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो वहां तो बना ही रही है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में क्या ये सही माना जाएगा? क्या ये राजस्थान बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये हम सब ने देखा है, और हम सबको लगता भी है कि अगर 2-4 सीटों की कहीं कमी रही
तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आगे रहेगी, लेकिन अशोक गहलोत साहब भी पीछे नहीं है, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। शायद यही कारण रहा कि यह सरकार 5 साल चली, क्योंकि यह अशोक गहलोत बनाम भारतीय जनता पार्टी के सामने अशोक गहलोत थे, लेकिन 2-4 संख्या की अगर कमी रही तो शायद निश्चित तौर पर चर्चाएं यही रहती है कि भारतीय जनता पार्टी फिर बाजी मारती हुई नजर आएगी और वो ज्यादा अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात समझा पाते हैं। शायद उसका कारण भी यही है। रविंद्र जी। संजय सर, अगला सवाल यह है कि क्योंकि हमने देखा इस बार चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग सीट पर देखें या जो स्टीयरिंग होता है वो दिल्ली में था, दोनों ही दलों का, प्रत्याशी को चुनने को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, चाहे बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए। तो आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि ड्राइविंग फोर्स जो सरकार की होगी आगे, स्टीयरिंग भी केंद्र के पास, मतलब सेंट्रल लीडरशिप के पास ही रहेगा, चाहे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की, और मुख्यमंत्री कोई भी हो? देखिए, मेरी राय थोड़ी सी अलग है। मेरी राय थोड़ी रिस्क लेके मैं एक राय दे रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि राजस्थान में जो हम सेंट्रल लीडरशिप की बात करते थे, कांग्रेस के मामले में तो ज़्यादातर सब कुछ सारी चीज़ें गहलोत साहब ने तय की। लेकिन आप फिर से मैं दोबारा देखिए, आप ये जो गवर्नर साहब से वसुंधरा जी का मिलना है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल राजनीतिक मैसेज है ये। ऐसी पार्टी जो सेंट्रली कंट्रोल्ड हो, उस पार्टी में वसुंधरा जी अगर गवर्नर से मिल रही हैं उस प्रोसेस में, जब सरकार बनने का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो आप मान के चलिए या तो कोई संकेत दिल्ली से है कि अगर कोई ये प्लान बी हो सकता है, जिस प्लान बी की आप खोज कर रहे थे, या तो उनको कमांड दे के कोई काम किया जाएगा या वो एक्सप्लोर कर रही हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अब ये चुनाव अप्रत्याशित हैं, हम कुछ नहीं कह सकते कि रिजल्ट क्या आएगा, और हमें कहने से बचना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये सेंटर के सामने राजस्थान का इलेक्शन देश की राजनीति का रास्ता तय करने वाला है, ये आप समझ के चलिए। देखिए, मान लो बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी को जो यहाँ की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विचार करना पड़ेगा। उसमें ओपीएस एक है, जाते ही सीधे ही वो केंद्रीय सरकार के लिए एक एजेंडा बनेगा जिसके ऊपर एनडीए एक्ट कर सकता है। एनडीए उसको सीधा सीधा अडॉप्ट कर सकता है, और हारने के बाद भी, कांग्रेस हारने के बाद भी एजेंडा सेट करने की प्रयास करेगी नेशनल लेवल पे। तो मेरा मानना है ये चुनाव राजस्थान में बहुत ही कांग्रेस की तरफ से बहुत खूबसूरती से लड़ा है, और वो इस तरह से लड़ा है कि वो मतलब अगर राज्य में सफलता मिले तो अलग बात है, नहीं भी मिलती है तो वो केंद्र की राजनीति में क्या रोल प्ले कर सकती है। मैं इस चुनाव को इस तरह से देखता हूँ। प्लीज़ वसुंधरा फैक्टर को आप रीड कीजिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ेगी कि लोकसभा का चुनाव होगा, अगर किसी हल्के कैंडिडेट को यहाँ पे ला दिया जाता है चीफ मिनिस्टर की तरह, तो दिक्कत आएगी। उतना अच्छा जो परिणाम की कोशिश बीजेपी कर रही है कि वो एक भी सीट लूज़ ना करे 25 सीट लाके, क्योंकि अगली बार जब 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी किस चेहरे को लेके आप लोकसभा में जाएंगे तो कुछ खतरा होता है जो एंटी इनकम्बेंसी को। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी स्ट्रांग होती है 5 ईयर्स से, तो उस हालत में वसुंधरा फैक्टर अभी भी बहुत बहुत रेलेवेंट है। मैं आशीष जी एक बात आपसे जानना समझना चाहूंगा। देखिए, अगर 101 सीटें बीजेपी की आती हैं तो जाहिर तौर पर आप महामहिम से जाकर गुजारिश करेंगे कि सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। लेकिन अगर 101 सीटें से कम आती, मैं कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं ये जिक्र नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी ज्यादा सीट लाती है कांग्रेस से या कम सीट लाती है, लेकिन मैं 101 से कम का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की 101 सीटों से कम सीटें हैं, बहुमत से पीछे हैं। तो क्या सरकार बनाने का न्योता कांग्रेस से पहले पेश किया जाएगा? देखिए, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो परिस्थिति जन्य है कि कल क्या होगा, मतलब है ना, तो न तो नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली स्थिति है कि न तो हमारी 101 से कम आ रही है। तो वो जो स्थिति आप बता रहे हैं ना कि वो स्थिति होनी नहीं, रविंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एकदम स्पष्ट मत है कि हम किसी भी कंडीशन में लगभग 2/3 बहुमत के आसपास हम पहुंच रहे हैं। ये हमारा मत है जो हम पहुंच रहे हैं, जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने लोगों से बात की है, सर्वे किया है। फिर भी देखिए, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं आशुतोष जी और संजय जी, उनका भी एक अपना अपना आकलन है, और निश्चित रूप से जो भी जनादेश होगा उसको स्वीकार हम सब लोगों को करना पड़ता है। देखिए, लेकिन हम आज की स्थिति में मान के चलिए, हम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसी कोई स्थिति आ नहीं रही है जो आप पूछ रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी इन सवालों को फेस करेगी। सारे अंचलों में मैं अगर कहूं, ढूंढाड़ की बात करें,
या हाड़ौती की बात करें, इसके अलावा मेवाड़ मारवाड़ की बात करें, बीजेपी को कौन सा इस बार अपना मजबूत एरिया नजर आ रहा है जो कि सत्ता की चाबी आपको सौंपेगा? देखिए आशुतोष, रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जहां तक अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो ये जो एरियाज आपने बताए हैं, इसमें अगर हम मेवाड़ की बात करें चाहे हड़ौती की बात करें, तो मेवाड़ में और हड़ौती में तो हम पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की तुलना में हमारे पास ज़्यादा सीटें आई थी। मेवाड़ में हमारे पास 28 में से 15 सीटें थी, कांग्रेस के पास 10 सीटें थी। हाड़ौती में 17 में 10 सीटें हमारी थी, कांग्रेस के पास 7 सीटें थी। ठीक, इस बार का बताइए। लेकिन पूर्वी राजस्थान में पिछली बार हमको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। भरतपुर संभाग में हमारे पास केवल मात्र 1 सीट थी, और उसका कारण ये था कि कांग्रेस ने जिस तरह से नेतृत्व को लेकर के जनता में एक भ्रम पैदा किया कि आपने सचिन पायलट को भी दिखाया, आपने अशोक गहलोत को भी दिखाया, और जनता को जिस तरह से आपने विश्वासघात किया। और तो हमारा जो 2 संभाग थे पिछले चुनाव में, अगर हम जयपुर संभाग की बात करें और चाहे हम भरतपुर संभाग की बात पूर्वी राजस्थान अगर मान लें, कम सीटें थी। हाँ, अपने पूर्वी राजस्थान मान लीजिए, शेखावाटी मान लीजिए आप, इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कमजोर थी। लेकिन अब जो स्थितियां बदली है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गई है, जिस तरह से हमने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट रखा है, एक संकल्प पत्र रखा है कि हम राजस्थान में कौन कौन सी समस्या है और हम उसको किस तरह से राजस्थान को आगे विकसित करेंगे, किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व से देश में बदलाव हो रहा है, जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, ठीक है, जिस तरह से आप देखिए कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। मैं बस, अच्छा ठीक है आशीष जी चलिए आप भरतपुर संभाग में 1 मिनट, लास्ट मिनट रविंद्र जी, भरतपुर संभाग में अगर स्थिति रिवर्स हो जाए ना, तो इस पे आश्चर्य मत कीजिएगा। अगर कांग्रेस वहां पे 0 पे सिमट जाए भरतपुर संभाग में, तो आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो फिर प्रदेश को कल ये तो पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। अगर आप ये बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को मानूं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो कल ही पता चल जाएगा कि सीएम कौन होगा बीजेपी से। एग्जैक्टली, कल पता चलेगा सीएम कौन होगा। ये ऐसा है, देखिए रविंद्र जी, जो आपका प्रश्न है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए, नहीं, ये जो प्रोसेस होता है वो लगेगा, जो प्रोसेस हो रहा है। प्रतिष्ठा जी आपसे जवाब, अगर कांग्रेस कल आ रही है तो फिर सीएम क्या कौन होगा राजस्थान का, ये जनता को कल पता चल जाएगा या लगेगा अभी हफ्ता, 10, 15, 20 दिन? प्रतिष्ठा जी सवाल आपसे मैडम। जी, क्या मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, मैंने आपसे पूछा कि अगर, हाँ बोलिए, सीएम डिसाइड होने में कितना वक्त लगाएंगे? जल्दी हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन विधायकों से राय होगी और उसके बाद सीएम तय हो जाएगा निश्चित रूप से। बस यही एक छोटी सी रिएक्शन 15-15 सेकंड की आशुतोष जी या संजय जी से पहले। सर, संजय जी बता दीजिए कि सीएम मिलने में चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कितना वक्त लगेगा? क्या वो भी एक बड़ी कवायद होगी? सीएम बीजेपी के में समय लगेगा और उसमें कुछ पेंच भी फंस सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस अगर बात स्पष्ट नहीं हुई, कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में टाइम लगेगा, लेकिन सीएम के बारे में तो लगभग तय है। वहां पे जो गहलोत साहब हैं, उनके नाम पे सारा कैंपेन चला है। एक कमेंट आशुतोष सर आपसे लास्ट में, फिर कल तो बात करेंगे ही। नहीं रविंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि ये परिणाम किस पार्टी के पक्ष में जा रहा है और उसके साथ में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पर डिपेंड करेगा। अगर बड़ी मेजोरिटी 120 से क्रॉस दोनों में से कोई भी राजनीतिक दल पाता है तो शायद हमको हो सकता है कि एक जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगर पेच फंसा 100 के आसपास, 110 के नीचे का, तो शायद एक बार फिर से राजस्थान को कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है। बस थोड़ी शब्दों में आपने सब कुछ बयां कर दिया आशुतोष जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी आपका, आशीष चतुर्वेदी जी आपका, संजय शर्मा जी आपका और आशुतोष जी आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर चलेगी और ये वक्त बस बता दें आपको कि 10 घंटे का भी नहीं बचा है जब पहला रुझान आना शुरू होगा और उसके बाद पहले रुझान के बाद ये भी बता दें आपको कि 10 घंटे से कम का वक्त तो बचा ही है, लेकिन 8 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। उसके लिए जो 5:50 से न्यूज 18 राजस्थान की कवरेज आपको देखने को मिलेगी और कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि सटीक विश्लेषण के साथ रुझान और नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए मिलेंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का